तुमने क्या नाम बताया था अपना? अशोक। चल क्यों नहीं रहे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। लग ही नहीं रहा है चलेगा, इसकी नियत नहीं लग रही चलने की मुझे। जो हम लोगों ने कंटेंट पढ़ा था, बोन्स तक पढ़ लिया था। बोन्स मैंने एक्सप्लेन कर दी है। तो टाइप्स ऑफ बोन में उससे करा दूं जो आपको भेजा है, क्योंकि वो थ्योरेटिकल पार्ट है, समझाने वाला नहीं है। अरे क्या ऐसा अलग सा मुंह क्यों बना रही है? मैं लिख दूंगा उतना, मेरा क्या जा रहा है? मेरे को लिखना ही तो है, मैं लिख दूंगा उतना। तो तुम क्यों जा रहे हो? बैठो अपना। तुमने कुंडा लगा दिया क्या? अबे कुंडा क्यों लगा दिए? वो ऐसा थोड़ा सा कुंडा लगा के बैठे हो गए। कैसे हो कमल? सब खत्म हो गया बेटा, सब सिलेबस खत्म हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। बोन में देखो, बोन में द्विदिशात्मक वृद्धि होती है, मैं समझा चुका हूँ, इलोंगेशन। तो इसको लिख के भेजा हुआ है। फिर मैंने कहा था ये अलग अलग जो समझाया था वो लिखा हुआ है। पेरिओस्टियम क्या होती है, एंडोस्टियम क्या होती है, ये समझाया था। यही तो कल हम लोग का तय हुआ था कि इसको लिखा लिखाया भेजूंगा, तो लिखा लिखाया भेज दिया मैंने। ठीक। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ये सारी चीज, ये डायग्राम मैंने बना के दिखाया था। एक लेकोना के अंदर एक ऑस्टियोसाइट होती है, ये नहीं समझाया था। अब इसमें क्या दिख रहा है? जो बोन आपको दिख रही है, थोड़ी रोशनी कम कर लो, दिवाली कम हो तो दिखे। फिर अंधेरे में क्या कीर्तन करेंगे बैठ के? एक तो जलने दो कोई। नहीं होती है बेटा, ये वाली एक संग नहीं है। कोचिंग में तो हम ही पढ़ाते हैं इतने साल से, हमें पता है ना। वो वाली एक संग है, ये वो ही है। चलो हो गया सही। तो बोर्ड में जो डायग्राम दिख रहा है, देखिए बोन की लॉन्गिट्यूडनल कटिंग है। लॉन्गिट्यूडनल कटिंग में आपको लाल रंग की जो धारियां दिख रही हैं, मैजेंटा सी, वो है हैवर्सियन नाल तंत्र। हैवर्सियन नाल तंत्र कल के डायग्राम में हमको गोलाकार स्ट्रक्चर दिखे थे, क्योंकि कल का डायग्राम था ट्रांसवर्स सेक्शन, आज का डायग्राम है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, मतलब लंबाई में काटी गई है। तो आपको जगह जगह क्या दिख रही है? उसमें बीच में दूसरी आपको कैनाल दिख रही है। तो लंबी वाली जो कैनाल्स हैं, ये है हैवर्सियन नाल, ये वाली। इनको जोड़ने वाली है वॉल्कमैन कैनाल। हैवर्सियन नाल से क्या क्या जाती है? एक धमनी जाती है, एक सिरा जाती है, एक लसिका वाहिनी जाती है, तंत्रिका गुजरती है, इसमें कुछ ऑस्टियोसाइट होती हैं। तो हड्डी के अंदर आपस में कम्युनिकेशन इनके माध्यम से होगा। अर्थात जब हम लोगों ने उपास्थि पढ़ी थी, उपास्थि कैसी थी हम लोग की? एवैस्कुलर, असंवहनीय। उसके अंदर रक्त का संचरण नहीं था, लेकिन उल्टे यहाँ पे अस्थि के अंदर रक्त संचरण है। अस्थि के अंदर जो रक्त संचरण है, जो रक्त है, रक्त वाहिनी किसके अंदर मिल रही है? हैवर्सियन नाल के अंदर। हैवर्सियन नाल आपस में कनेक्टेड किससे है? वॉल्कमैन कैनाल, ये आपको डायग्राम में दिख रहा है। हैवर्सियन नाल तंत्र केवल और केवल किसमें पाया जाएगा? स्तनधारियों में, इसके अतिरिक्त किसी में नहीं मिलता है ये।
एंडोस्टियम उसका आवरण, ये पन्ना ऊपर नीचे हो गया है। हाँ हाँ है कहाँ लिखा दोस्त? RBF लिखा, RBM लिखा? ये तो हम पढ़ा चुके हैं, रेड मून मैरो, लाल अस्थि मज्जा। ऐसा मत कर दोस्त, ये है लाल अस्थि मज्जा जिसमें तेरी रक्त कणिकाएं बन रही हैं। एंडोस्टियम पढ़ा चुका हूँ, उसको डायग्राम में मैं दिखा चुका हूँ। बोन मैरो कैविटी में लिखा है, इसमें एडिपोस ऊतक पीत अस्थि मज्जा के रूप में उपस्थित होते हैं। रक्ताल्पता, अगर किसी में रक्त की कमी हो गई तो लाल अस्थि मज्जा पीत अस्थि मज्जा वाले भाग में भी प्रवेश करके ज्यादा मात्रा में हो जाती है। अस्थि के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केवल इंपॉर्टेंट है आपके आकाश के इंटरनल पेपर में, जो आपके FT होंगे, AITS होंगे, उसमें इसके क्वेश्चन आएंगे। नीट में ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो उसके हिसाब से आप अपना याद करना, देख लेना। कौन है? अच्छा, अब देखिए स्पॉन्जी बोन, कैंसलस बोन, ये बोन के कौन से प्रकार हैं? यह RBM से भरी रहती है, इसमें हर्वत्सियन नाल तंत्र अनुपस्थित होता है, जैसे श्रोणी मेखला, पसलियां, उरोस्थी, कशेरुका, लॉन्ग बोन्स के एपिफाइसिस भाग। कॉम्पैक्ट बोन, इसमें हर्वत्सियन नाल तंत्र उपस्थित होता है, इसमें RBM नहीं होती है। कॉम्पैक्ट बोन है मैट्रिक्स वाला पार्ट, यह डायफाइसिस भाग में उपस्थित होता है। डिप्लॉयड बोन तक ऑसिफिकेशन के आधार पर पढ़ो बस। इसके आधार पे 3 तरीके की अस्थियां, कार्टिलेजिनस बोन, एंडोकॉन्ड्रियल अथवा रिप्लेसिंग बोन। मैंने जब आपको कांचाप उपास्थि पढ़ाई थी, मैंने बताया था आपका जितना भी एंडोस्केलेटन है अधिकांशतः किसका बना है? आपकी हाइलिन कार्टिलेज का बना है, कांचाप उपास्थि का। फिर इस पे अस्थि निर्माण हो जाता है। तो ऐसी सभी अस्थियां जो पहले उपास्थि की थी फिर अस्थि की हो गई, उनको बोलते हैं उपास्थिल अस्थियां। क्या बोलते हैं उनको? उपास्थिल अस्थियां, अंग्रेजी में कार्टिलेजिनस बोन। अस्थि के मैट्रिक्स का जमाव किसमें हो रहा है? कार्टिलेज है। कार्टिलेज का मैट्रिक्स कौन रीअब्सॉर्ब कर रही है? कॉन्डियोक्लास्ट, ये उसको खा जाती है, मैंने बताया था। और उसी में मैट्रिक्स का जमाव कौन करती चल रही है? ऑस्टियोब्लास्ट। तो कार्टिलेज कन्वर्ट किसमें हो गई? अस्थि में, बोन में कन्वर्ट हो गई। तो ऐसी सभी बोन क्या कहलाएंगी? उपास्थिल अस्थियां कहलाएंगी। फिर इसके एग्जाम्पल है ह्यूमरस है, फीमर है, स्कैपुला है, पेल्विक गिडल की अस्थियां हैं इत्यादि। पेल्विक गिडल, अच्छा हिंदी भी लिखनी पड़ेगी ना। ह्यूमरस आपको पता है, बाजू की अस्थि ये वाली ह्यूमरस। फीमर जांघ की अस्थि, स्कैपुला कंधे पे पीछे, पेल्विक गिडल अर्थात श्रोणी मेखला। कल इसका डायग्राम बनाया था जब मैंने प्यूबिक सिम्फाइसिस पढ़ाई थी, तब हम लोग ने पेल्विक गिडल देख तो रहा है। कैसी नेत्र है तुम लोग के भाई? कोई नहीं, स्क्रीन बहुत शॉर्ट आ रही, तो मोबाइल को घुमा लो भाई। अब ये चेंज कैसे होगा? इरेजर, मिट जाओ। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आने वाली गाड़ी 3 पे आएगी। श्रोणी मेखला ये है यहाँ पे, इसका नाम श्रोणी मेखला, आप दिख रहा है? श्रोणी मेखला मतलब कूल्हे की अस्थि। फिर है डर्मल बोन अथवा इन्वेस्टिंग बोन अथवा मेम्ब्रेनस बोन। आपकी स्किन के अंदर है कार्टिलेज, और कार्टिलेज का हो गया ऑसिफिकेशन, दैट इज कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट हो गई। तो ऐसी बोन्स को बोलते हैं हम लोग डर्मल बोन। डर्मल मतलब त्वचा, तो त्वचा में ऑसिफिकेशन हुआ है। इसका निर्माण त्वचा में पूर्व अवस्थित उपास्थि पर होता है, आपके खोपड़े की ये सारी अस्थियां, कपाल की, तथा क्लेविकल, क्लेविकल होती है ये वाली। तीसरी सिस्मॉइड बोन। सिस्मॉइड बोन को बोलते हैं कंडरास्थि। क्या बोलते हैं उसको? कंडरास्थि। कंडरा का ऑसिफिकेशन हो गया, टेंडन का ऑसिफिकेशन हो गया, जिससे बनी आपके घुटनों की अस्थि कौन सी? पटेला, नी कैप। और कलाइम होती है पिसीफॉर्म, मणिबंधिका की बोलते हैं, मणिबंध की अस्थि, बस ये यही एग्जाम्पल याद करने। विसरल बोन आप देख लेना, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये रत्ती भर हम लोग के शरीर में नहीं होती। विसरल बोन अन्य जानवरों में होती है, हम लोग में नहीं होती है, इसलिए मैं इनको पढ़ाता ही नहीं हूँ। ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं, ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं वो हैं जो बोन को खा जाएगी। बोन के मैट्रिक्स को खाने वाली कोशिका है ऑस्टियोक्लास्ट। बोन बनाने वाली ब्लास्ट, खाने वाली क्लास्ट। क्लास्ट होती क्यों है? आपने कभी कभी सुना होगा लोगों से कि हड्डी बढ़ गई, सुना है कि कहीं किसी शरीर में किसी भाग में अस्थि का
जमाव ज्यादा हो गया, बढ़ गई। तो अगर इनकी एक्टिविटी सही नहीं हुई तो बढ़ जाएगी। होता क्या है जो आपकी अस्थियां हैं, उपास्थियां हैं, ये सारी की सारी लिविंग सेल्स हैं। लिविंग सेल है तो कभी डेथ भी होगी, अमर तो नहीं है। अब उन सेल्स की डेथ हो गई तो नई सेल उनका मैट्रिक्स का श्रावण करेगी और डेड सेल्स को हटाया जाएगा। और डेड सेल को हटाएगी कौन? ऑस्टियोक्लास्ट। अर्थात अस्थि लगातार बनती रहती है, विघटित होती रहती है, तभी उसकी उस संरचना में उसको मेंटेन रख पाते हैं, अन्यथा अस्थि हम लोग की खराब हो जाएगी। अब दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। अगर ये बैलेंस गड़बड़ा गया, अब ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी खत्म हो गई, ऑस्टियोब्लास्ट उस पर बोन बनाई जा रही है, तो बोन का कुछ पार्ट बढ़ जाएगा और जो पार्ट बढ़ा उसी को क्या बोलेंगे? अस्थि बढ़ गई। अब अस्थि बढ़ते ही वो आपके जो सराउंडिंग टिश्यूज है उसमें प्रेशर जनरेट करेगी, वहां पे दर्द होना उत्पन्न हो जाएगा। डॉक्टर को दिखाया जाएगा, डॉक्टर क्या बोलेगा? या तो सर्जरी के थ्रू इसको काट के हटाते हैं या मेडिसिन आपको देगा। क्लियर? तो ये अस्थि से रिलेटेड सारा का सारा डाटा आपका था। एक इसका पार्ट और मैंने भेजा था आपको, ब्लड। ब्लड आपके इस चैप्टर में सिलेबस में ज्यादा नहीं है। वो सिलेबस में कितना है, ये जितना लिखा है इससे भी कम है। एनसीईआरटी ने केवल 3 लाइनें ली है आपके ब्लड की। ब्लड समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा है? चलो इसको समझा के फिर पेशी समझाऊंगा मैं सीधे। ये एक हम लोग ने परखनली ली, परखनली में ले लिया इंसान का रक्त। आप लोग जब मेडिकल कॉलेज पहुंचोगे तो आप लोग को ये फर्स्ट ईयर में ही प्रैक्टिकल करने हैं। तो फर्स्ट ईयर में ही आपको क्या करना पड़ेगा? एक टेस्ट ट्यूब लोगे, एक सिरिंज लोगे, अपना या अपने पड़ोसी का खून निकालोगे, उससे ये प्रैक्टिकल होते हैं। तो आपको ब्लड कहीं से भी बाहर से प्राप्त नहीं होगा, आपको ब्लड अपना निकालना है, अपने साथी का। साथी का निकालना सिखाते क्यों है? क्योंकि आप डॉक्टर बनोगे, कल को किसी को इंजेक्शन लगाना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, तो ऐसे आपके इंजेक्शन आते हैं जो सीधे वेन में जाते हैं, सिरा में। तो आपको सिरा को पंचर करना आना चाहिए, सिरा से खून निकालना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुई कहीं भी घसोड़ दी। तो डॉक्टर बनते ही आपको पहले प्रैक्टिकल किसके कराए जाएंगे? रक्त निकालने के। तो आपको रक्त निकालना सिखाएंगे, फिर जो रक्त निकला उसकी एनालिसिस है। एनालिसिस क्या है? ये रक्त है, अब इसको हम लोगों ने क्या किया? इसमें एंटीकोगुलेंट डाला। एंटीकोगुलेंट क्या होता है बच्चों? इसमें डाला प्रति स्कंदन कारक। प्रतिस्कंदन कारक होता है जो इसको क्लॉट नहीं करने देता है। तो क्लॉट नहीं करने देगा तो उसके बाद इसको हम लोग सेपरेट करते हैं। तो इसमें एक भाग मिलता है आपको फॉर्म्ड एलिमेंट, एक मिलता है आपको प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना भाग है? 55% भाग। 55% भाग में पोषक पदार्थ हैं, श्वसन गैसें हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं इत्यादि। फॉर्म्ड एलिमेंट में ये मैं इतनी जल्दी में पता है क्यों पढ़ा रहा हूँ? ये सारा डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये जितने यहाँ दिख रहे हैं ना, ये सारे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन जो चैप्टर है, शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण, ये पूरा डिटेल उसमें है और एनसीईआरटी ने लिख दिया है। ये चीजें आप चैप्टर नंबर 17 तथा 18 में पढ़ेंगे। तो मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा सा। फॉर्म्ड एलिमेंट में 3 प्रकार की आपकी कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं अर्थात आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं तथा बिंबाणु अथवा पट्टिकाणु अथवा प्लेटलेट। आपने अंग्रेजी पढ़ी होगी, मैं हिंदी बैच है, हिंदी पढ़ाऊंगा। ठीक, अब ये है क्या? आरबीसी बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव में केवल श्वसन गैसों का परिवहन करेंगे, O2 तथा CO2 का परिवहन करेंगी हीमोग्लोबिन के माध्यम से। इसके अंदर केंद्रक नहीं होता है। मैच्योर आरबीसी में केंद्रक नहीं है। WBC एकमात्र ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर केंद्रक है। अमीबी आकृति की है। अमीबी आकृति का मतलब क्या? जागो बेटा। अमीबी आकृति का मतलब होता है कोई भी शेप नहीं ले लेती है, राक्षस नहीं है ये। अमीबी आकृति का मतलब होता है एक्चुअली में जब इसके मूवमेंट होते हैं तो स्यूडोपोडिया से होते हैं। तो स्यूडोपोडिया के मूवमेंट की वजह से सरफेस इरेगुलर दिखती है, तो इसकी वजह से इसको अमीबिया बोलते हैं। ठीक, अमीबी आकृति की कोशिकाएं, केंद्रक पाया जा रहा है। इनका कार्य क्या है? प्रतिरक्षा देना। आपके शरीर में सुरक्षा देने के लिए यही कोशिकाएं हैं। फिर आते हैं आपके प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट। थ्रम्बस, थ्रम्बस का मतलब होता है क्लॉट। थ्रम्बस मतलब क्या होता है? क्लॉट। साइट मतलब सेल। शरीर में क्लॉट बनाने वाली सेल को बोला गया थ्रोम्बोसाइट। प्लेट जैसी होती है, इसकी वजह से बोलते हैं प्लेटलेट्स। एक अस्थि मज्जा में एक बड़ी कोशिका होती है, उसका नाम है मेगा कैरियोसाइट। मेगा मतलब बृहद, कैरियो मतलब केंद्रक, साइट मतलब कोशिका। एक ऐसी कोशिका है जिसके अंदर बहुत बड़ा केंद्रक है और उसमें से टूट टूट के ये बनती रहती हैं, अर्थात कोशिका के टुकड़े निकल रहे हैं और वही है आपके प्लेटलेट। तो ये मेगा कैरियोसाइट सेल के फ्रेगमेंट हैं, रक्त का स्कंदन कराएंगे। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक, आगे बढ़े हम।
अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी तो बहुत दिनों से नहीं पढ़ाई मैंने, लॉन्ग एगो कभी एनसीईआरटी हुई थी, आप लोग भूल गए होंगे। एनसीईआरटी नाम की कुछ बुक होती है, एक बार एनसीईआरटी भी निपटा दूं, क्योंकि अगर चैप्टर खत्म हो गया तो ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी कराना जैसे किसी ने किडनी मांग ली हो, फिर नहीं कराता हूं मैं। एनसीईआरटी आपके मोबाइल में हो, हार्ड कॉपी हो, दोनों ही चलेंगी, लेकिन एक ना एक स्थिति में होनी चाहिए। तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम नहीं आई हो, बाकी को तो पता है। चलो, हम लोगों ने सेल जंक्शन तक पढ़ लिया था, इसके पश्चात कुछ नहीं पढ़ाया था मैंने ना, एक बार हाँ बोल दो। नहीं पढ़ाया है ना? चलो अब देखो, क्लास में केवल अंग्रेजी एनसीईआरटी का वाचन होगा, उसका हिंदी अनुवाद हाथ के हाथ समझाऊंगा। आप कोई सी भी किताब लेके बैठो, हिंदी इंग्लिश मुझसे रूपांतरण कराते जाओ। ठीक, देखिए, कनेक्टेड टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल। तात्पर्य क्या है, लेखक क्या कहना चाहता है? जो संयोजी ऊतक है शरीर में सर्वाधिक विस्तृत रूप से फैला हुआ है तथा सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में है। मोस्ट अबंडेंट का मतलब, इसका मतलब प्रचुर मात्रा में होना। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब विस्तृत रूप से फैला होना, वाइड मतलब दूर दूर तक फैला होना। दे आर नेम्ड कनेक्टेड टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज और ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इनको संयोजी ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका एक विशिष्ट कार्य होता है ऊतक अथवा अंगों को एक सहारा प्रदान करना या उनके बीच में लिंक प्रोवाइड करना, उनके बीच में कनेक्टेड लिंक बनाना। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टेड टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप। यह आपके मुलायम सिंह यादव नहीं, मुलायम कनेक्टेड टिश्यू से लेके हार्ड कनेक्टेड टिश्यू स्पेशलाइज तक हो सकते हैं, इंक्लूडिंग कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। जिसमें क्या क्या इंक्लूड है? उपास्थि, अस्थि, वसा ऊतक तथा रक्त। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इन ऑल कनेक्टेड टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। ये क्या कह रहा है? रक्त के अतिरिक्त सभी संयोजी ऊतक में कोशिकाएं संरचनात्मक प्रोटीन का श्रावण करती हैं, जो संरचनात्मक प्रोटीन के क्या बोलते हैं? कोलेजन अथवा इलास्टिन। ऐसे तंतु बनेंगे। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तंतु इनको मजबूती प्रदान करते हैं, प्रत्यास्थता प्रदान करते हैं तथा लचीलापन प्रदान करते हैं टू द टिश्यूज। These cells also secrete modified polysaccharide which accumulates between cells and fibers and act as matrix। यह कोशिकाएं रूपांतरित पॉलीसैकेराइड का स्राव भी करती हैं, जो कोशिकाओं के तथा तंतुओं के मध्य एक्युमुलेट रहता है, एकत्रित रहता है, जिसको मैट्रिक्स कहते हैं अथवा आधात्री कहते हैं। कनेक्टेड टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: लूज कनेक्टेड टिश्यू, डेंस, स्पेशलाइज्ड। 3 भागों में विभाजित है: शिथिल अथवा ढीला, सघन तथा विशिष्ट। लूज कनेक्टेड टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन ए सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। लूज कनेक्टेड टिश्यू में कोशिकाएं तथा तंतु किसमें है? एक अर्ध तरल द्रव्य में पड़े रहते हैं, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। उदाहरण के लिए वायवीय ऊतक जो अपनी त्वचा के नीचे उपस्थित होता है। ऑफन इट सर्व्स एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलिया। अधिकांशतः यह आपकी उपकला के लिए एक आधारभूत ढांचा देता है या उसका आधार का निर्माण करता है। इट, अरे भाई सब रंगीन क्यों हो गया ये? कोई नहीं, इसका भी हम पे वो है। इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट सेल दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट फाइबर। इसमें तंतुकोरक कोशिकाएं होती हैं, ऐसी कोशिकाएं जो उत्पन्न करेंगी तथा स्राव करेंगी तंतुओं का। मैक्रोफेजेस, महाभक्षाणु तथा मास्ट सेल्स। Adipose tissue is another type of loose connected tissue located mainly beneath the skin। वसा ऊतक एक दूसरा उदाहरण है किसका? शिथिल संयोजी ऊतक का, जो त्वचा के नीचे अधिकांशतः उपस्थित रहता है, मुख्यतः उपस्थित रहेगा त्वचा के नीचे। The cells of this tissue are specialized to store fat। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा के संग्रहण हेतु विशिष्टीकृत होती हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, 2-3 स्टार लगा लेना। The excess of nutrients which are not used immediately are converted into fat and stored in this tissue। ये क्या कह रहे हैं? आवश्यकता से अधिक पोषक पदार्थ जो हम लोग का शरीर तत्कालीन उपयोग में नहीं ला रहा है, ये वसा में परिवर्तित हो जाएगा तथा इसी ऊतक के अंदर संग्रहित रहेगा। तुम पे किसी भी फॉर्म में एंजाइटी क्यों नहीं है? तुम्हारी है? तुम्हारी कहाँ है?
निकाल लो दोस्त, अंडरलाइन करो, स्टार लगाओ। अच्छा, आलस में क्या पाओगे? तुम भी अंडरलाइनिंग कर रहे हो, क्या कह रही हो? चलो अंडरलाइन करो आगे। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन डेंस कनेक्टेड टिश्यू। तंतु तथा तंतु कोरक कोशिकाएं कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं, मतलब कॉम्पैक्टली मतलब दृढ़ता से, सघन तरीके से उपस्थित होती हैं सघन संयोजी ऊतक में। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शोज ए रेगुलर पैटर्न एंड हॉल्स कॉल्ड डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। तंतुओं का जो उपस्थिति है उसकी वजह से नियमित तथा अनियमित विन्यास बनेगा, जिसके कारण इसको डेंस रेगुलर दैट इज सघन नियमित अथवा सघन अनियमित ऊतक कहते हैं। इन डेंस रेगुलर कनेक्टेड टिश्यू, यहाँ पे एनसीईआरटी गलत लिखी हुई है, इंग्लिश की, हिंदी की सही लिखी है। इन द डेंस रेगुलर कनेक्टेड टिश्यू द फाइब्रोब्लास्ट आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर। आपके में दिया होगा सघन नियमित संयोजी ऊतक में तंतु कोरक कोशिकाएं पंक्तियों में उपस्थित होती हैं तंतुओं के समानांतर बंडल्स के मध्य में, ऐसा दिया है, वो सही लिखी है, अंग्रेजी वाली गलत है। टेंडन which attach skeletal muscle to bones and ligaments which attach one bone to another are example of this tissue। स्नायु तथा लिगामेंट आपके एग्जांपल्स हैं, वो दोनों आपको पता है किससे किसको कनेक्ट कर रहे हैं। डेंस इरेगुलर कनेक्टेड टिश्यू हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स मोस्टली कोलेजन दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। सघन अनियमित संयोजी ऊतक में तंतु कोरक कोशिकाएं तथा बहुत सारे तंतु, मुख्यतः कोलेजन तंतु बिखरे पड़े रहते हैं। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन, यह ऊतक त्वचा में उपस्थित होता है। कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टेड टिश्यू। उपास्थि, अस्थि तथा रक्त आपका विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक है। द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लेबल एंड रेजिस्ट कॉम्प्रेशन। उपास्थि का अंतरकोशिकीय पदार्थ ठोस है, अनम्य है तथा संपीड़न रोधी होता है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कॉन्ड्रोसाइट are enclosed in small cavities within the matrix secreted by them। इस ऊतक की कोशिकाएं अर्थात आपकी कॉन्ड्रोसाइट छोटी छोटी गुहाओं में होती है, जो मैट्रिक्स के अंदर होती है, जिस मैट्रिक्स का स्राव इसने खुद ही किया होता है। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट। जो कशेरुकी भ्रूण है उनकी अधिकांश उपास्थि हड्डियों में रूपांतरित हो जाती है वयस्कों में। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, outer ear joint, between adjacent bones of vertebral column, lips and hands in adult। वयस्कों में कार्टिलेज आपकी नाक की सिरे पे बाहरी कण, ये जो जॉइंट है ये पूरा आपका किसका है? उपास्थि का है। बिटवीन एडजेसेंट बोन इन द वर्टिब्रल कॉलम, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के रूप में पाया जाएगा। लिप्स मतलब पादों में कहाँ पे? आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज कहाँ पे? बोन के एंड पे, उदाहरण में हम लोगों ने लिख रखी है। एंड हैंड्स इन मैन, ठीक, दोनों जगह। Bones have a hard and non-pliable ground substance rich in calcium salt and collagen fiber which gives bone its strength। हड्डियों के अंदर आपका ठोस तथा अनअनम्य आधात्री है जिसमें कैल्शियम सॉल्ट ज़्यादा है तथा कोलेजन फाइबर है, जिसकी वजह से बोन को, आपकी हड्डी को स्ट्रेंथ मिलेगी, मजबूती मिलेगी। इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। यह आपका मुख्य ऊतक है जो आपके शरीर का संरचनात्मक ढांचा बनाता है। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन। अस्थियां आपके मुलायम ऊतकों तथा अंगों को सहारा प्रदान करती हैं तथा उनको सुरक्षा प्रदान करती हैं। द बोन सेल्स ऑस्टियोसाइट आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल्ड लैकोनी। अस्थि कोशिकाएं ऑस्टियोसाइट छोटे छोटे गुहाओं में पाई जाती है, रिक्त स्थानों पर पाई जाती है, जिन्हें लैकोनी कहते हैं। लिम्ब बोन सच एज द लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग सर्व वेट बेयरिंग फंक्शन। लंबी अस्थियां जैसे कि आपके पैरों की अस्थियां आपके शरीर का भार उठाने का कार्य करती हैं, शरीर का पूरा भार उन पे होगा। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल अटैच टू दैम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। इनके संग आपकी कंकालीय पेशियां भी जुड़ी रहती हैं, जिसके थ्रू हम लोग का जितनी भी गतियां हैं वह संभव होती हैं। द बोन मैरो इन सम सेल्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। सम सेल के लिए स्टार लगा देना। कुछ अस्थियों की अस्थि मज्जा आपके रक्त कणिकाओं का निर्माण स्थल होती है, तो अस्थि मज्जा लंबी अस्थियों के सिरों पे पाई जाएगी अथवा इरेगुलर बोन में पाई जाएगी, जो जिसमें आपका रक्त बनता है।
Blood is fluid connected tissue containing plasma, RBC, white WBC, and platelets. It's main circulating fluid that helps in the transport of various substances. You will learn more about in chapter 17 and 18. खत्म, यही मैंने बताया था. 17-18 में इसको डिस्कस करेंगे. अब स्टार्ट होगा मसल टिश्यू. अब पेशी की पेशी करेंगे. इसमें पता ही नहीं, पेन और ज़्यादा है ही नहीं. किसके लिए बनाए, क्यों बनाए ये. पेशी ऊतक अंग्रेजी में मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू, सही है, दोनों ही सही है. आपके शरीर का 40 से 50% भाग ये वाला ऊतक बनाएगा. अर्थात आप जितने भी भारी हैं, 40 से 50% कौन बना के दे रहा है? पेशी ऊतक. अब ये पेन है, मैजिक पेन. यह है ऊतक. शरीर का 40 से 50% भाग बनाता है. मैजिक पेन समझते हैं? ये अपने हिसाब से कलर चेंज करेगा. एक पिक्चर आई थी गुड्डे गुड़ियों की, फ्रोजन जैसे कलर हैं इसके सारे. अभी देखना है कि जब लिखा जाएगा केवल वही कलर चल रहे हैं. शरीर का कितना % भाग बना रहा है? 40 से 50% भाग ये वाला ऊतक आपका बना रहा है. इस ऊतक में लंबे लंबे पेशी तंतु पाए जाते हैं जो बंडल के रूप में उपस्थित होते हैं. इन पेशी तंतुओं में लंबे लंबे मायोफाइब्रिल्स नामक तंतु पाए जाते हैं. अभी संरचना में दिखेंगे, अभी तो केवल इसकी कहानी चल रही है. पेशियों को उनकी उपस्थिति स्थल, अपीयरेंस मतलब दिखावट, अपीयरेंस, तथा मस्तिष्क से नियंत्रण के आधार पर निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है. 3 कैरेक्टर लेके चल रहे हैं. मस्तिष्क कैसे नियंत्रित करेगा, उपस्थिति क्या है, तथा उनकी अपीयरेंस कैसी है, दिख कैसी रही है. तो इसके आधार पर इनका हम लोग वर्गीकरण करेंगे. तो बहुत लंबा ना पढ़ते हुए सीधे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं. कंकालीय पेशी अथवा रेखित पेशियां
अब इस पेशी को कंकालीय पेशी बोला गया है इसकी लोकेशन के आधार पे। लोकेशन क्या है? हड्डियों के साथ जुड़ी हुई है। इसको रेखित पेशी बोला गया है इसके अपीयरेंस के हिसाब से कि इसकी संरचना कैसी दिख रही है, इसकी दिखावट कैसी है। अब ये दिखती कैसी है, कहाँ पे अटैच होती है, इसको देखते हैं बच्चों हम लोग। इसको मान लीजिए किसी की भुजा, ये है अस्थि हम लोग की कौन सी, ह्यूमरस। ये है बाइसेप पेशी, डोले। भाई खुल जाओ भैया पेन। इसको जोड़ने वाला कंडरा। टीबीएम याद रखो, टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन, तो ये कौन है? ये है कंडरा। पेशी को अस्थि से जोड़ती है। ये है हम लोग की बाइसेप पेशी। भुजाओं में और भी पेशियां पाई जाती हैं, बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है। ये दो प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। तुम क्या कर रहे हो, लिखना नहीं है तो पेंसिल क्या पकड़े हो, कान खजुल रहा है, रख दो। ये वाली जो पेशी है ये है ट्राइसेप्स, और जो ये पेशी बनेगी, मेरे तो नहीं है ज़्यादा डेवलप, ये होते हैं डोले जो बाइसेप। तो बाइसेप्स ये और ट्राइसेप्स ये वाली आती है। तो ये सारी की सारी जो भी अस्थि से जुड़ेंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, कंकालीय पेशियां। तो इनको कंकालीय पेशी क्यों कहा गया? दिख रहा है पीला? चूंकि यह पेशी कंकाल की किसी न किसी अस्थि कोण से जुड़ी रहती है, अतः यह कंकालीय पेशियां कंकालीय पेशी कहलाती है। तो पहला तो इसकी लोकेशन के आधार पे क्या हो गई है, कंकालीय पेशी। अब इसको देखते हैं दिखती कैसी है। जी बेटा, क्या कह रही हो बेटा? अब ये दिख रही है कंकालीय पेशी। इसमें एक तो होती है ओरिजिन, अर्थात उत्पत्ति, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। एक होता है इंसर्शन। इंसर्शन मतलब कहाँ जुड़ी है, जुड़ने का पॉइंट। और सेंटर भाग को बोलते हैं बैली। जैसे हम लोग की तोंद होती है वैसे इसकी भी बैली होती है। अब जो ये पेशी है, इस पेशी की सेक्शन कटिंग हम लोग देखेंगे। दैट इज, इस पेशी को ऐसे करके काट दिया तो ये है टीएस ऑफ मसल, ट्रांसवर्स सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है? ट्रांसवर्स सेक्शन। अभी ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको कैसी दिख रही है? ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको ये,
संरचना ऐसी दिखेगी। इसके अंदर है क्या बच्चों? इसके अंदर बहुत से गोलाकार बंडल्स होंगे। ये बहुत सारे हैं, एक को मैं बहुत बड़ा बना दे रहा हूं क्योंकि उससे मैं चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। अब ये है बाह्यतम आवरण, इसको बोलते हैं एपिमाइसियम। एपिमाइसियम क्या है? बाह्यतम आवरण। किसका बना है? श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक की सीथ है ये। सीथ मतलब अनियमित। सीथ क्या बता रखा है? अनियमित। इसके अंदर जो ये प्राप्त हो रहे हैं आपको, ये हैं पेशी तंतुओं के बंडल। पेशी तंतुओं के बंडल को बोलते हैं फैसाइकल्स। क्या बोलते हैं इनको? फैसाइकल्स कहलाते हैं। फैसाइकल्स के बाहर जो कवरिंग दिख रही है, ये है पेरीमाइसियम नामक श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक की सीथ से घिरे रहते हैं। बंडल की कवरिंग किसकी है? पेरीमाइसियम। बंडल की कवरिंग क्लियर? अब बंडल के अंदर और छोटे छोटे, सॉरी, बंडल के अंदर ये है पेशी तंतु। अभी पेशी तंतु एक्चुअली में ये नहीं है। अभी इस संरचना को आगे बना रहा हूं। ये संरचना ही है। अब देखिए संरचना में है क्या क्या। ये है पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम के अंदर ये जो आवरण है, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। बेटा क्या हुआ, क्यों माइक ऑन है? पूछ रहे हो कुछ? वाई भी है संयोजी ऊतक की पतली परत जो पेशी तंतु के चारों तरफ उपस्थित होती है। प्लस साइन का मतलब उपस्थित होती है। इसके अंदर ये निकला पेशी तंतु। ये क्या निकला? पेशी तंतु।
पेशी तंतु में पैरेलली अरेंज होती हैं कुछ गहरे रंग के क्षेत्र, कुछ हल्के रंग के क्षेत्र। ये इन गहरे हल्के रंग के क्षेत्रों के कारण इसको क्या बोलेंगे? रेखित पेशियां। जैसे जबरा में धारी दिखती हैं, वैसे इसके अंदर धारियां दिखने लगी हैं। ये वाला है गहरा बैंड अर्थात ए बैंड। इसके मध्य में ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये है हल्का बैंड अर्थात आई बैंड। तो इन पेशी तंतुओं में गहरे तथा हल्के रंग के बैंड पाए जाते हैं, अतः यह रेखित पेशियां या स्ट्रिएटेड मसल्स कहलाती हैं। यहाँ तक की संरचना सारी क्लियर? कोई डाउट नहीं? अब एक हाँ आई का मतलब गई। बहुत पूछते हो, पढ़ाएंगे अभी, अभी खत्म नहीं हुई, बहुत आगे। ये पढ़ाने में आज का लेक्चर निकलेगा, कल का आधा लेक्चर निकलेगा। ठीक, अभी ये संरचना, अब जितनी ये देखिए ना, ये अब इसकी संरचना बनेगी। पेशी बनाई, पेशी की सेक्शन कटिंग। अब तंतु को देखो कैसा दिखता है। कहे एक दूसरे का चेहरा देख रहे हो है? इसको बंद कर लो, इससे कुछ समझ में नहीं आना। समझे में वो आएगा जो हम पढ़ा रहे हैं। हमने कहा बंद कर लो। ये आदेशात्मक था, रिक्वेस्ट नहीं थी आपसे एक, क्योंकि मैं इधर पढ़ाऊंगा तुम उधर झाँकोगी, फिर इधर देखना है तो इधर देख लो, घर जाके पढ़ना उसको। अब देखिए यहाँ पे, अब वो जो दिख रही है वो संरचना अलग है, वो दिखेगी कैसी? अब वो वहां पे तो स्मूथ दिख रही है आपको, लेकिन एक्चुअली वो ऐसी होती है, उसमें अंतर्वलन है। क्या है? अंतर्वलन। अबे ये क्या भाग रही है? प्रेत बाधा है इसमें। जी बेटा, ये है पेशी तंतु। अब पेशी तंतु की बहुत इस वाले नए ऐप से परेशान हूँ। हर पेन का कलर चेंज करो, ऐसे नहीं 1 दर्जन पेन दे देते, मैं पढ़ाता रहता। क्या बेवकूफ़ी है। ये कौन है भाई? ये डकारे मार रहा है। अब देखिए, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। रेखित पेशी तंतु की प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली को क्या बोलने लगे? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा ही अंदर धस रही है, इससे धसने जो स्ट्रक्चर बना इसको बोलते हैं टी टिब्यूल। क्या बोलते हैं? टी टिब्यूल। सार्कोलेमा के अंतर्वलन से निर्मित, किससे निर्मित है? सार्कोलेमा के अंतर्वलन से निर्मित ये आपका स्ट्रक्चर है। ये पाई जाती है बच्चों अंदर
चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका, ये कौन है? चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका, उसकी सिस्टर्नी है ये। सिस्टर्नी होती है उनके। चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका के बारे में कुछ पता है? अभी नहीं पता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसमें सिस्टर्नीज होती हैं, लंबवत स्ट्रक्चर्स हैं जो ये दिख रहे हैं, ये सब सिस्टर्नी हैं। तो ये हैं ER लिख दूँ, समझ में आएगा? देख लो, घर में समझ में झगड़ा हो तो हम पूरी लिख दें। तो ये क्या होती है? ये है रेखित पेशियों में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। ये क्या कहलाएगी? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगी। इसकी सिस्टर्नी को बोलते हैं एल्टिब्यूल। इसकी सिस्टर्नी एल्टिब्यूल कहलाती है। इसकी सिस्टर्नी को क्या बोला गया? एल्टिब्यूल। अब जो आपकी ये है पेशी तंतु, इनका साइटोप्लाज्म परिधीय भाग में डिस्ट्रीब्यूट होता है। साइटोप्लाज्म किधर पड़ा होगा? परिधीय भाग में, बाहर की तरफ। ये क्यों नहीं आ रहे हो भाई? पीछे रह जा रहा है बेचारा कंप्यूटर। ये है परिधि में उपस्थित साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे केंद्रक हैं। सामान्यतः एक कोशिका में एक केंद्रक होता है, यहाँ पे बहुकेंद्रकीय अवस्था है। साइटोप्लाज्म में ज़्यादा मात्रा में केंद्रक होते हैं। यह अवस्था सेंसाइसियम कहलाती है। क्या अवस्था कहलाई? सेंसाइसियम। अब जो टी ट्यूब्यूल है उसके सामने एक रेखा है, ये इस रेखा को बोलते हैं जेड लाइन। इस रेखा का नाम क्या है? जेड लाइन। और यहाँ पे ये मायोफाइब्रिल्स पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं? मायोफाइब्रिल्स, एक दूसरे के समानांतर। अब इसके कारण हल्के तथा गहरे रंग के क्षेत्र बन रहे हैं। जैसे अगर देखिए तो ये वाला गहरा बैंड है, बनता क्यों है अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वहीं इसके पास में
सफेद रंग का पोर्शन है, ये है हल्का बैंड है, इसको बोला था हाई बैंड, ये बोला था ए बैंड। अब दो परस्पर स्थित जो आपकी ये हैं जेड लाइन, इनके मध्य उपस्थित संरचनाओं को हम लोग देख रहे हैं। ये और ये, इसको एक्सपेंड करके बना रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं? एक्सपेंड करके बना रहे हैं कि आखिर ये संरचनाएं हैं क्या क्या। यह है जेड लाइन। जेड लाइन से ये जुड़े होते हैं पतले तंतु। इनको बोलते हैं पतले तंतु। क्या बोलेंगे बच्चों इनको? पतले तंतु। मेरी तरह नहीं दिखेंगे। ये आ गए पतले तंतु। और यहाँ पड़े हैं मोटे तंतु। फिजिक्स आती है तुम लोग को? सच्ची में? तुम सबसे तेज बोले यस सर। तुमने फिजिक्स कितने साल पहले छोड़ दी थी? बोलो। 2 साल तो हो गए होंगे फिजिक्स छोड़े हुए। है? नहीं आती है फिजिक्स? चलो देखते हैं। पहले मैं चीज़ों का निर्धारण कर दूं, फिर देखेंगे। अब देखिए, इस संरचना में जो भाग दिख रहे हैं आपको, वो क्या क्या है? इस संरचना के ऊपर डाली गई प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या डाली गई है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आप बस इमेजिन कर लिए कि आप एक टॉर्च है, टॉर्च से आपने प्रकाश डाला है। अब प्रकाश का नेचर होता है कि वो अपवर्तन करता है। अपवर्तन क्या होता है मेरे दोस्त? फैलना अपवर्तन होता है। इधर आओ, मेरे पास आओ। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना। यहाँ आओ, ग्लास आओ। पेन कैसा दिख रहा है तुम्हें? टेढ़ा भी दिख रहा है? पेन की पोजीशन जहाँ पे वहीं पे पेन दिख रहा है? पेन कहाँ दिख रहा है? पेन सर चौड़ा हो गया। चौड़ा हो गया, वहीं पे दिख रहा है जहाँ पे है। जैसे तो दिख रहा है, तुम्हें नीचे रखा हुआ है।
नहीं, नीचे से नहीं, इधर से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, ये हो रहा है अपवर्तन। पानी पीना था इसलिए पिलाया था मैंने। जैसे एक ग्लास है, तो इसका एक माध्यम है, ये मीडियम है, ये वायु से कैसा है, सघन। तो जब प्रकाश किरणें इसमें जाएंगी, विरल से सघन में जाएंगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड करती हैं, और सघन से विरल में जाएंगी तो नॉर्मल से दूर बेंड करती हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। किस पे डिपेंड करेगी? किसी भी पदार्थ के अपवर्तनांक पे। किस पे डिपेंड करेगी? जो भी पदार्थ है उसके अपवर्तनांक पे डिपेंड करेगी। अब जब मैंने प्लेन पोलराइज लाइट को इस पे डाला, तो जो ये वाला एरिया है, इसमें अपवर्तनांक किसका देखेंगे? केवल पतले तंतु का। भाई जो ये वाला तंतु है, ये है पतला तंतु, ये है, अबे ये है मोटा तंतु। तो यहाँ पे अपवर्तनांक केवल इसका देखा जाएगा, इसी की वजह से अपवर्तन होगा। तो ऐसे अपवर्तन के लिए टर्म यूज किया जाता है आइसोट्रॉपिक बैंड। अर्थात यहाँ पे जो भी अपवर्तन है, सम है, एक ही की वजह से है। तो आइसोट्रॉपिक का आई ले लिया गया, तो ये जो बैंड था ये हो गया हाफ आई बैंड। हाफ आई बैंड क्यों? क्योंकि ये है जेड लाइन। जेड लाइन आई बैंड को द्विविभाजित करती है। आई बैंड के बिल्कुल मध्य में क्या मिलती है? जेड लाइन द्विविभाजित करेगी। तो आधा आई बैंड इधर मिला और आधा आई बैंड इधर मिला। अब आई बैंड को आई बैंड क्यों को बोला गया? क्योंकि आई कहां से आया है? यहां से, आइसोट्रॉपिक से। अब आई बैंड का कॉन्सेप्ट क्लियर? इस भाग में जो भी लाइट है उसका अपवर्तन केवल और केवल कौन करेगी? पतला तंतु। अब दूसरे भाग को देखिए, इस वाले भाग में जब लाइट पड़ेगी तो ये भी करेगा, ये भी करेगा, पतले और मोटे तंतुओं का अपवर्तन होगा। तो जो ये भाग है यहां से लेके यहां तक का, यह है एनाइसोट्रॉपिक बैंड। क्योंकि दो प्रकार का अपवर्तन है, तो उससे ले लिया गया ए, और ये हो गया ए बैंड। कैसा है? गहरा। ये कैसा है? हल्का। गहरा हल्का बैंड क्लियर हुआ। अब ये जो पेशी है, ये रिलैक्स मसल है, ये आपकी अभी विश्रामावस्था में है। तो विश्रामावस्था में अगर ये पेशी है तो इसमें क्या है? एक भाग ये, एक भाग ये भाग आपको अलग दिख रहा है। ये केवल मोटे तंतु से बना है, और मोटे तंतुओं का अपवर्तन पतले से तो ज्यादा होगा, लेकिन जो ओवरलैप पार्ट है इससे तो कम होगा। तो इसके वजह से यहां पे बन जाता है जो पार्ट, उसको बोलते हैं एच जोन। क्या बोलेंगे उसको? एच जोन। ये है ए बैंड से हल्के रंग का होगा, लेकिन आई बैंड से गहरे रंग का होगा। यहां तक की कहानी क्लियर? इस पूरे डायग्राम के बिल्कुल मध्य में एक लाइन पड़ी हुई है जिसको बोलते हैं एम लाइन। इसको क्या बोला जाएगा? एम लाइन बिल्कुल मध्य में आपको मिलेगी। अब बच्चों जो भी संरचना मैंने आपको पढ़ाई, ये यहां से यहां के मध्य है, ये है, इसको बोलते हैं सार्कोमियर। इसको क्या बोला गया? सार्कोमियर। सार्कोमियर में क्या क्या इंक्लूड होता है? हाफ आई बैंड प्लस 1 ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड। यही तो है।
हाफ आई बैंड की लंबाई 0.5 माइक्रोन मीटर, ए बैंड की लंबाई 1.5 माइक्रोन मीटर, फिर इसकी लंबाई 0.5 माइक्रोन मीटर, तो कुल लंबाई हो गई 2.5 माइक्रोन मीटर। जो सार्कोमियर होती है, सार्कोमियर को बोलते हैं पेशी की संकुचन इकाई, कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट बोलते हैं रेखित पेशियों की। तो ये हो गया हम लोग की मसल के बारे में पूरा क्लियर। अब इसका लिखा हुआ पार्ट भेज दूं कि नहीं, या वो भी कल लिखूं कि ए बैंड क्या है, आई बैंड क्या है, उसको लिखूं या कल लिखूं या लिखा भेज दूं? भेज दें, पढ़ लेना, कोई दिक्कत आएगी तो हम यहीं अभी। ठीक, तो धन्यवाद बच्चों यहाँ तक सुनने के लिए। आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। दूधो रहो पूतो फलो, खूब एंजॉय करो। इतनी जल्दी मत करो जाने की, क्योंकि अभी करनी है आपको भीष्म प्रतिज्ञा। ये लड़की बहुत थक गई है भैया, बहुत थक गई, हेड डाउन करके लेट बैठी हुई है। तारीख 16। बच्चे ये भी पूछ रहे हैं माइरिसाइल अल्कोहल क्या होता है, इतना भी याद नहीं करेंगे कि अल्कोहल का नाम है, क्या होगा ऐसे इस देश का। जाओ आगे की मसल भी है, मैं पढ़ा दूंगा, भेजे दे रहा हूँ, क्योंकि फाइल अलग अलग नहीं सेपरेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये डेडलाइन हेडलाइन सब उसके बारे में लिखा हुआ है। चलो भैया खड़े होके 20 मिनट प्रतिज्ञा करो। आज प्रतिज्ञा कराएगी लड़की, कराओ। हाँ मैं और मेरी तन्हाई। करो, स्टार्ट करो। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है मुझे, मुझे विशिष्ट बनना है।